देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। भाई क्या आयोजन किया गया था इससे और क्या लाभ होगा लोगों को, इसके बारे में क्या? देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर हम जितने रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, टेम्पो वाले, ट्रक वाले और बस चालकों के लिए खास तौर पर जो सरकार ने मदद देना चाहिए था, वो सरकार की जो मदद नहीं पहुंच रही, तो हम हमारी पार्टी की तरफ से, अपनी संगठन की तरफ से मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रिक्शा वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पर्दा दे रहे हैं, बस वाले को सैनिटाइज का मशीन हम ला के दे रहे हैं। उसके बाद हमने उनको मास्क ज़रूरी है, मास्क हम ला के देने का काम कर रहे हैं। ये सारी सुविधा देना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक परिवार का हिस्सा है। अगर हम यूनियन जब बनाते हैं तो यूनियन का सिर्फ काम आंदोलन नहीं होता है, उनकी मदद करना भी होता है। तो हम मदद करने के लिए ख़ास तौर पर पूरे महाराष्ट्र के 36 ज़िले में जा रहे हैं। ये नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन एक जो यूनियन है, इसकी जब शुरुआत की थी 1300 सभासद थे। आज महाराष्ट्र में 7.5 लाख सभासद है और ये देश की सबसे बड़ी यूनियन है। तो उस यूनियन का आज लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास धंधा नहीं है। बस वाले की ऐसी परेशानी है कि जब बस वाला 30 सीटर के अंदर जब उसके अंदर सीट है, तो सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण 15 सीट बैठाना चाहिए। कैसा परवड़ेगा? मुंबई और पुणे अगर उसको जाना है तो कैसा जाएगा? मुंबई गोवा जाएगा तो कैसा? उसका डीजल का भाव तक नहीं वो निकल सकता है। तो उससे बेटर वो घर पे बैठे। घर पे अगर बैठता है तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैंकों के हफ्ते चढ़ गए। बैंकों के कई प्राइवेट बैंकों के गुंडे आ रहे, दादागिरी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। ये सारी काम है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। शर्म आती है बोलते हुए, ट्रांसपोर्ट मंत्री जो वाहतूक संगठन से, रिक्शा यूनियन से ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गए, लेकिन उनको वाहतूकदारों की चिंता नहीं है, रिक्शा वालों की चिंता नहीं है, बस वालों की चिंता नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या हो कि कई रिक्शा वाले ने, तो हमने देखा है कि उन्होंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और हफ्ते भर रहे, चूल्हा उनका जल नहीं रहा है। इतनी परेशानियां, और ये परेशानी के अंदर उनको मदद करना चाहिए। तो उनको मदद करने की जगह पे आरटीओ आती है और क्लेम लगा देती है, उसको फाइन मारती है। कहाँ से भरेगा 1200 फाइन? कहाँ से भरेगा 1500 फाइन? टैक्स जगह पे ही है, हफ्ते चालू है, परमिट का दिक्कत है। ये सारी चीज़ें सहूलत हमने उनको कहा सरकार से कि इस साल हमारा ब्याज पूरा माफ़ होना चाहिए। फिर हमने कहा कि रिक्शा वालों का जो ब्याज का मसला है, परमिट के जो डेट आगे बढ़ा के देनी चाहिए, ताकि ये साल तो ज़िंदगी की हमारे पॉस हो गया, ये साल आया ही नहीं। तो ये साल जब नहीं आया तो सरकार की जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ करने का। और ये सारे सब्जेक्ट को लेके अगर मैं राज्य में नहीं तो केंद्र में हूँ, तो मैं ये सारी समस्या वाहतूकदारों की जल्द से जल्द नितिन गडकरी साहब के पास ले जाऊँगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना का माहौल था, उसके बीच प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी और आरबीआई के जरिए कि जो मेमोरेंडम है उसको पास कर दिया गया है। जो भी हफ्ता होगा आपका, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, उसको रोक दिया जाएगा जब तक कि ये जारी रहेगा कोरोना का वायरस का जो एक संक्रमण है। तो इसके बाद भी किस तरीके से जो बैंक वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या वाकई ये हकीकत में ऐसा हो रहा है? नहीं, कैसा है क्या, ज़्यादातर लोग रिक्शा टैक्सी जो वाले हैं, जो है हमारे भाई लोग हैं, और वो लेते हैं पतपीढ़ी से लोन। पतपीढ़ी वाले मानने को तैयार नहीं है। वो बस वाले जो लेते हैं प्राइवेट फाइनेंसर से लोन, प्राइवेट फाइनेंसर की गुंडागिरी चल रही है, वो अपनी दादागिरी जाए। तो हम कैसा है, जिधर लोन मिलता पहले समझते नहीं कि हम लोन कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से ले लेते। लेने के बाद ऐसी परेशानी को सामना चाहिए। किसको पता था कि दुनिया में कोरोना ऐसी बीमारी आएगी और इतनी सारी प्रॉब्लम होगी? वैसे प्रॉब्लम थे, लेकिन एक नई प्रॉब्लम ये सब आई। तो उसको यूनियन के माध्यम से उनको क्या मदद दे सके। आंदोलन ये सब अलग टॉपिक है, आंदोलन वगैरह तो करते रहेंगे। अगर ये सारी चीज़ नहीं होंगी तो महाराष्ट्र के अंदर चक्का जाम आंदोलन की तैयारी हमारी है। पर हम केंद्र के अंदर नितिन गडकरी जी को सारी बातें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि बड़ी बैंकों के साथ जो अगर नेशनलाइज बैंक है तो हम नेशनल बैंक, जब हम उनसे बात करके उनको राहत देने का काम करेंगे। प्रवीण दरेकर को कहकर पतपीढ़ी बैंकों के अंदर उनको राहत देने का काम करेंगे। प्राइवेट फाइनेंसर की जो गुंडागिरी है, हम पुलिस कमिश्नर को बोल के उनकी गुंडागिरी ख़त्म करने लगाएंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल मेरा ध्यान है और ज़रूर इस चीज़ों के अंदर अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है कोशिश करने का। अगर जब मैं इनको मेंबर बनाता हूँ, यानी मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे परिवार के, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, अगर मेरे सदस्य, जब मेरी जिम्मेदारी है तो मेरी उनके परिवार की जिम्मेदारी, उनकी बीमारी की जिम्मेदारी, उनकी गाड़ी की जिम्मेदारी, उनको रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी, ट्रैफिक की जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी को पर यूनियन का साथ होना चाहिए। यूनियन के सारे पदाधिकारी पूरे महाराष्ट्र भर में उनको जाके मिल रहे। पहली यूनियन है जो मास्क देते घूम रही है, सैनिटाइज बांटते घूम रही है। पहली यूनियन है जो रिक्शा वाले को 250 रुपये का पर्दा, सोशल डिस्टेंसिंग का पर्दा देते घूम रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 1 लाख का हमने इंश्योरेंस उनको देने का काम किया ताकि वो सेफ रहे।
ये सबसे बड़ी एक यूनियन की खासियत है। जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री जब 2000 में चुन के आते तो उन्होंने एक आश्वासन किया था कि मदरसे में पढ़ने वाले हर बच्चे के हाथ में एक तरफ कंप्यूटर, एक तरफ लैपटॉप होगा और एक तरफ कुरान की तालीम होगी। आज देखा जा रहा है आप उस सिस्टम के अंदर हैं, आप मराठी के चेयरमैन रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उसके बावजूद भी मदरसों को देने वाले अनुदान को बंद करने की एक बहुत बड़ी बीजेपी की जो साजिश है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में असेंबली में बैठते हैं आप ही के एमएलए, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि महाराष्ट्र में हर मदरसे को जो अनुदान देने वाले हैं उनको बंद कर दिया जाए, उसमें जो पढ़ाई होती है उसको बंद कर दिया जाए। उसकी आपकी क्या राय है? ये आपकी थोड़ी गलत फहमी है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ। जब मैंने एमएसडीपी का जो फंड्स लाया पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं समझता हूँ 30 से 32 करोड़ रुपए मेरे दौर के अंदर मैं तो अभी भी राजीनामा देके मैं खुद हट गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 चाक की सरकार मेरी सुनेंगे नहीं, मैं मेरा वक्त क्यों ख़राब करूँ। लेकिन शोलापुर के अंदर उर्दू भवन रुका था, 8 करोड़ फंड देने का काम किया, कई उर्दू भवन बंद थे, कई उर्दू स्कूल के रिपेयरिंग के काम थे, ऐसे कई काम मेरे हाथ से अल्लाह ने करवाया, मैंने नहीं किया, मेरा अल्लाह ने मेरे हाथ से करवाया। लेकिन मदरसा और मकतब बहुत फ़र्क है। इसके पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ ऐसे मतलब मैं समझूंगा निकम्मे मुसलमान मंत्री रह चुके जिन्होंने मतलब ही बदल दिया और हमारा चेहरा उल्टा कर दिया। मकतब की एक अलग सिस्टम रही और मदरसे की अलग सिस्टम। तो मकतब को केंद्र सरकार ने खास तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के माध्यम से हमने किए 2 लाख रुपए का फंड देने का काम किया। औरंगाबाद में तो ऐसा हो गया कि मदरसे ही नहीं है और 200 मदरसे का नाम चला गया और पैसे भी चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे चले गए। बाद में जब मदरसे ढूंढने गए, जब मैं आयोग अपना जारी करके मैंने मुहिम जब निकाला तो पता चला मदरसे ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमने रोक लगाने का काम किया है कि जेन्युइन लोगों को मिलना चाहिए। मैं सारे महाराष्ट्र के आपके चैनल के माध्यम से जितने भी उलमाओं से कहूँगा, मदरसों के लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। आपके पास कलेक्टर से द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड जो आता है, बिल्कुल आप लोग वो सोचते कि फ़ंड अगर हम 2 लाख रुपए लेंगे तो हमसे बहुत सारा हिसाब पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप 2 लाख रुपए अगर लेते हैं तो सिर्फ 2 लाख का ही हिसाब पूछा जाएगा। ये हर साल आपको दिया जाएगा, आपने बिल्कुल लेना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई जानकारी चाहिए, कोई अगर मालूमात नहीं मिल रही, कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल मैं 2 से 7 कुरला कार्यालय के अंदर बैठता हूँ। अब मुझसे आके लीजिए, मालूमात लीजिए। मैं कलेक्टर को बोलूँगा, अगर कलेक्टर नहीं सुनता तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को बोल के उनको फंड दिलाने का काम करूँगा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। ये मिशन लेके हम जा रहे हैं। मदरसे और मकतब के अंदर बात है, मदरसे की पढ़ाई अलग होती है, मकतब की पढ़ाई अलग होती है। मदरसे के अंदर जो और योजना अगर मेरे पास लेके आएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूँगा कि मैं उन मदरसों वालों के काम सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं सुनती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े फंड है, उसको दिलाने का मैं बिल्कुल काम करूँगा। आता या लोकांमध्ये जी आम्हाला जी सुविधा पाहिजे त्याच्यामध्ये या साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही त्यांना जी बस सेवा आहे ती जास्तीत जास्त कोरोनापासून सॅनिटायझिंग कशी करू, लोकांना कमी बजेटमध्ये अतिशय अर्थसंकल्पामध्ये ज्या रेटमध्ये कमीत कमी कसं देऊ, हे आमच्या सर्व मालकांतर्फे आम्ही तुम्हाला नमूद करू शकतो। याशिवाय आज आम्ही इथे आम्हाला जेव्हा हा जो मेट्रो रोड झाला, आम्ही इथले स्थानिक भूमिपुत्र आहोत। ही भूमिपुत्र 20 वर्षापूर्वी ही मेट्रो नव्हती। आज आम्ही लहानाची मोठी या सगळं ही जी मंडळी आहेत, चालक मालक यांचं आयुष्य इथं गेलेलं आहे, इथे काही जीवन त्यांचं गेलेलं आहे। पण या मेट्रोच्या MMRDच्या कारणानंतर आम्हाला शासकीय यंत्रणामध्ये आमची पार्किंगची व्यवस्था त्यांनी कुठलीही आम्हाला दिलेली नाही। आम्हाला जसं लोकांना तुम्ही प्रवासी वाढल्यानंतर स्कायवॉक देता, तसं आम्हाला तुम्ही स्कायवॉक पार्किंग द्यावी। जर मेट्रो MMRD जर तुम्ही लोकांची प्रवासी तर आमच्या पार्किंगची व्यवस्था कुठेतरी बेस्टीला द्यायचं किंवा तुम्ही प्रायव्हेट खाजगी लोकांना द्यायचं, तिथे आमच्यामध्ये सोय होत नाही की बॅटरी आमच्या गाडीचे सामान चोरीला जातं। त्याच्यानंतर जो ड्रायव्हर चालक मालक असतो तो मालक चालक तो राहायला लांब असतो, मग तो पार्किंगमध्ये गाडी तो ठेवू शकत नाही। आणि 1-2 हे एका मिनिटामध्ये संपणारे भाषण नाही। तुम्ही दिलेला जो मला 2 मिनिटं आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या अंतर्गत व्यथा मांडल्यात। एकच सांगतो की आमची शेतकऱ्यासारखी परिस्थिती करू नका, नाहीतर आम्ही नक्षलवादी बनण्यासाठी तुम्ही आम्हाला प्रमाणपत्र द्या, ही एवढी शासनाला हात जोडून आमची विनंती आहे। आणि आजचा या कार्यक्रमामार्फत
महा इंडिया न्यूज चॅनलने जे आम्हाला सहकार्य केलं त्याचं आम्ही घाटकोपर बस चालक मालक तसे नवभारतीय शिव वाहतूक संघटना यांच्यातर्फे तुमचे जाहीर आभार व्यक्त करतो आणि आमचे हे 2 शब्द आम्ही इथे संबोधतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Subscribe and press bell icon to get daily updates.